Hello everyone, welcome in another lecture of data analytics with Python. इस लेक्चर में हम एक दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने जो किया था वो एक हमने टेक्निकल टूल्स का इंट्रोड्यूस किया था, numpy, pandas, matplotlib, plotting, ये सब हमारे लिए टूल्स है। अब से हम जो है सो डेटा एनालिसिस का कंसेप्ट शुरू करेंगे और कंसेप्ट जो है शुरू होगा मैथमेटिकल फाउंडेशन, जो कि डेटा एनालिटिक्स का है। दो इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल फील्ड अगर देखा जाए तो डेटा एनालिटिक्स में इम्पॉर्टेंट होता है, एक लीनियर अलजेब्रा और दूसरा स्टैटिस्टिक्स। तो लीनियर अलजेब्रा, इस वीक में हम लीनियर अलजेब्रा देखते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा not only for machine learning or data analytics or artificial intelligence, in fact it is important for almost every branch of the computer science, whether it is computer graphics or game development, or you say when you are going to solve problem with graphs. In every field, in computation field, linear algebra is one of the most important in the mathematics. इसलिए आप लोग इस चीज़ को अच्छे, अगर एक स्मार्ट कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो लीनियर अलजेब्रा पे मास्टरी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लीनियर अलजेब्रा होता क्या है? बेसिकली अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा में हम एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं और फिर सेट ऑफ ऑपरेटर डिफाइन करते हैं जो इस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करता है, जो उस ऑब्जेक्ट को चेंज करता है। लीनियर अलजेब्रा में जो है सो वो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? हमारा वेक्टर। तो वेक्टर से आप लोग जो है सो अभी तक फैमिलियर होंगे। अभी तक जो फैमिलियर होंगे वो बेसिकली 11th-12th का कंसेप्ट होगा। तो वेक्टर के एन एंटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो 11th-12th में हम पढ़ते हैं। तो हम वहाँ पढ़ते थे मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। बट ये वेक्टर जो है सो क्या है? एक ज्योमेट्रिकल वेक्टर, वन ऑफ द वेक्टर मैथमेटिकली जो है सो एक इससे भी बहुत जनरल कंसेप्ट है। तो सबसे पहले अगर हम रिकॉल करें जो ज्योमेट्रिक वेक्टर जो है सो अगर हम पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ा था हमने? ज्योमेट्रिक वेक्टर एंड एंटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि एक मैग्नीट्यूड और एंगल होना चाहिए। और फिर जो है सो वेक्टर को जो है सो हम कुछ बेसिस पे एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन वेक्टर जो है बेसिकली हम 3 डायमेंशन वेक्टर तक ही लिमिटेड हैं, उसको जो है सो हम बेसिस पे एक्सपैंड करते हैं। फिर जो है सो दो वेक्टर के बीच में हमारे डॉट प्रोडक्ट होते हैं, और एक वेक्टर का जो लेंथ जो है या नॉर्म्स कह लेते हैं। नॉर्म्स एक जनरल टर्म है, लेंथ इज ए पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कहते हैं, एक टाइप ऑफ नॉर्म्स है। नॉर्म्स जो है सो हम डॉट प्रोडक्ट से दे सकते हैं। तो और दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है सो हम डॉट प्रोडक्ट से इस तरह से दे सकते हैं, ए डॉट पी अपॉन नॉर्म्स ऑफ ए इंटू नॉर्म्स ऑफ पी। तो ये सारे कंसेप्ट जो है सो स्कूल के जो वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं, हाई स्कूल के वेक्टर्स में, ये ऑलरेडी देख सकते हैं। तो वहाँ पे तक क्या था? लिमिटेशन था, हम 3 डायमेंशन में ही वेक्टर को देख रहे थे अभी तक। इसी सारे कंसेप्ट को जो है सो हम जनरलाइज करते हैं, और जो है सो इसको n डायमेंशन में जो है सो वेक्टर, क्या जरूरी है जो वेक्टर 3 डायमेंशन में डिफाइन हो? 3 से ज़्यादा डायमेंशन भी हो सकता है मैथमेटिकली। तो इस कंसेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट कर जब हम जनरलाइज करते हैं तो हम एक जनरल वेक्टर के डेफिनेशन पे आते हैं, और वो वेक्टर का डेफिनेशन बहुत ही पावरफुल है, और जिसका यूज़ जो है सो हम बहुत सारे फील्ड में कर सकते हैं। और एज ए वेक्टर हम बहुत सारे ऐसे चीज़ को मॉडल कर सकते हैं जिसको अभी तक आप लोग नहीं समझे होंगे, जिसको हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। तो वेक्टर का एक जनरल डेफिनेशन डिफाइन करने में, वेक्टर को एक जनरल डेफिनेशन देने के लिए सबसे पहले हमको जो है तो एक वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है? ए वेक्टर स्पेस ओवर आर, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रियल सेट को लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेट भी हो सकता है। अब इस सिंपलर के लिए जो है सो हम रियल सेट लेकर चलेंगे। तो ए वेक्टर स्पेस ओवर आर
इज ए सेट वी, ये क्या है, मैथ कैलीग्राफिक मैथमेटिकल फॉन्ट में जो लिख रहा हूँ सेट को डिफाइन करेगा, और ये बोल्ड मैथमेटिकल फॉन्ट जो है सो आपको सॉरी हाँ ये स्पेस को डिफाइन करेगा, और ये बोल्ड जो है सो सेट को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो सेट वी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड सेटिस्फाइंग। तो सबसे पहले चीज़ क्या है, जो वेक्टर स्पेस जो है सो क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दो चीज़ है जो इस स्पेस पे जो है सो जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होगा, एडिशन होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब एक वेक्टर को किसी नंबर से हम जो है सो मल्टीप्लाई करते हैं और वो जो है सो क्लोज होगा, मतलब जो है सो दो वेक्टर को अगर जो है सो हम ऐड करेंगे, यहाँ पे इज क्लोज का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो जो है सो वो भी एक वेक्टर होगा। इस स्पेस में, वेक्टर स्पेस में अगर एक ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं, तो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट जो होगा उसी स्पेस में, वो स्पेस से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब जैसे आप रियल नंबर से समझो, फॉर एग्जांपल सॉरी आप रैशनल नंबर से समझो और इरेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल जो है हाँ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर से आप समझो, जो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं -1 का, तो क्या होता है, रिजल्टिंग नंबर जो होगा वो रियल नंबर के सेट में नहीं बिलोंग कर सकता है, वो रियल नंबर के सेट से आउटसाइड चला जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्लोज का कहने का मतलब अगर एडिशन करते हैं तो दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्टिंग रियल नंबर क्या होगा, उसी स्पेस में होगा, तो क्लोज इन एडिशन है रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब वेक्टर स्पेस में अगर दो ऑब्जेक्ट को जो है दो ऑब्जेक्ट जो कि वेक्टर स्पेस में अगर उसको हम ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट भी जो है सो वेक्टर उसी स्पेस में रहेगा। उसी तरह उस ऑब्जेक्ट में अगर हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट जो है सो हम उसी स्पेस में रहेगा। तो ये दो चीज़, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो है ही, और जो है सो इसमें सेटिस्फाई द फॉलोइंग एग्जियम्स। अब ये फॉलोइंग एग्जाम्स भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहला क्या है आपका, एडिटिव, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ये बहुत ही आसान है, अगर दो वेक्टर v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वी, ठीक है, और एसोसिएटिव रूल ये है आपका, एसोसिएटिव रूल अगर आप पढ़े होंगे तो ये होगा एसोसिएटिव रूल होता है, ये दोनों को फॉलो करेगा। फिर जो है सो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल भी फॉलो करता है, basically for all v and w element of v and ab element of r जो है सो ये अगर हम प्लस पे जो है सो एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडिविजुअली हम कर सकते हैं, यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। और इस तरह से भी जो है सो दो स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, एडिटिव इन आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब कोई हर एक वेक्टर में एक ऐसा जीरो वेक्टर है जो ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आता, आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स भी होना चाहिए, जो एक वेक्टर का जो है सो कोई एक दूसरा वेक्टर होगा जिसको ऐड करके तो वो जीरो आए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना चाहिए, उसी तरह से जो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो है सेम ही रहता है। मल्टीप्लिकेटिव कंपैटिबिलिटी जो है सो ये रूल सारे फॉलो करते हैं। तो इस स्पेस में जो ऑब्जेक्ट होता है, ए मेंबर वी एलिमेंट इन दिस स्पेस वी इज नोन एज द वेक्टर। तो इस स्पेस के जितने भी मेंबर्स हैं उसको हम वेक्टर कहते हैं। ये जो है सो वेक्टर का क्वाइट जनरल डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो है सो हम बहुत सारी चीज़ को एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि एक टपल ऑफ n रियल नंबर इज वेक्टर इन आर n डायमेंशन। ठीक है, n डायमेंशन में जो है सो एक टपल ऑफ रियल नंबर जो है सो एक वेक्टर की यूज होता है। ठीक है, नॉर्मली अभी तक हम क्या देखे थे, जो तीन टपल का जो होता है स्पेस में जो है सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तीन रियल नंबर का जो टपल होता है वो एक पॉइंट को डिफाइन करता है, उसको हम एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं।
लेकिन यहाँ पे एन टपल की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी एन टपल ऑफ रियल नंबर को जो है सो वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जो है सो एक एरो जो है सो स्पेस में जो है सो उसको भी जो है सो हम, ये बहुत ही फैमिलियर वेक्टर है, 11 12 हम उसी वेक्टर को पढ़ते हैं, तो ये स्पेशल वेक्टर है। अब जो है सो एक पॉलिनिमल को भी जो है सो हम जो है सो एक वेक्टर स्पेस में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो पॉलिनिमल क्या होता है? बेसिकली आप पॉलिनोमियल को इस तरह से एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ए टू पावर ए के कॉफिशिएंट है, एक्स टू पावर के है, मतलब एक्स टू पावर 0 से लेके इंटीजर के, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन के इंटीजर के इक्वल x1 एक्स टू पावर 1 एक्स, इस फॉर्म में हम पॉलिनोमियल का फॉर्म लिखते हैं। तो बेसिकली कोई भी पॉलिनोमियल को जो है सो सेट ऑफ दिस कोएफिशिएंट जो है सो आप जो है सो डिफाइन कर सकते हैं। तो टपल ऑफ ए के जो है उससे जो है सो कोई भी पॉलिनोमियल को आप एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको एज ए जो है सो ये भी जो है सो एक वेक्टर की तरह यूज होता है, वेक्टर की तरह मॉडल कर सकते हैं। फिर एक सिग्नल की को भी हम एज ए वेक्टर जो है सो ट्रीट कर सकते हैं। तो सिग्नल को कैसे कर सकते हैं? हम जानते हैं कि कोई भी सिग्नल को जो है सो फूरियर थ्योरम से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। फूरियर थ्योरम से एक्सपेंड करने का मतलब जो है सो एक सिग्नल इज द सम ऑफ साइनोसाइड हैविंग सम डिफरेंट कोएफिशिएंट। तो वो कोएफिशिएंट जो है, अगर सिग्नल आपका पीरियोडिक सिग्नल है तो जो एक्सपेंड जो करेंगे वो हमारा जो है सो साइनोसाइड जो है वो फिक्स नंबर ऑफ साइनोसाइड होगा, ठीक है। उसका कोएफिशिएंट अलग अलग होगा। तो वो कोएफिशिएंट जो है सो एज ए तुम आप टपल ऑफ एन नंबर कह सकते हैं, जिससे हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सिग्नल जो है सो ए पीरियोडिक सिग्नल होगा, साइनोसॉइड नहीं होगा, तो जो है सो इनफैक्ट जो है सो हमारा उसमें फूरियर सीरीज में देखें तो हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है सो कंट्रीब्यूशन जो है सो साइनोसॉइड का वो इनफाइनाइट होता है। तो ये इनफाइनाइट डायमेंशन सिग्नल होगा, लेकिन डायमेंशन अभी भी ये वेक्टर है, इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर और ए पीरियोडिक सिग्नल जो है सो इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन को जो है इनफैक्ट हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप पढ़ोगे तो इसमें भी सारा चीज़ वेक्टर की तरह ही ट्रीट होता है। तो बेसिकली वेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप अच्छे से समझिए क्या चीज़ वेक्टर। बेसिकली वेक्टर का जैसे मैंने डेफिनेशन अभी बताया, कोई भी चीज़ वो थ्योरम को जो है वो कॉन्स्टेंट को, वो कंडीशन को फॉलो करता है, तो वो एक वेक्टर होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर रिलेटेड जो है सो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो स्पैन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पैन ऑफ वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर को जो है सो एक स्पेस में जो है सो सपोज करो वेक्टर है v1 v2 v3 v सो ऑन vk तक, ठीक है। तो उस सब का लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा? एक वेक्टर होगा, ठीक है। तो अब स्पैन ऑफ वेक्टर हम कैसे करते हैं, देखो डिफाइन करते हैं। स्पैन ऑफ सेट एस इज सबसेट ऑफ वी हमारा जो है सो वेक्टर स्पेस है। तो स्पैन एस जो है सो क्या है? सब स्पेस, समझ गए? स्पैन क्या है? सब स्पेस ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। वेक्टर इज ए सेट, जहाँ पे इस सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स दैट लाई इन दैट सब स्पेस, ठीक है। और ये जो है सो रियल नंबर फॉर ऑल आई। तो by definition span S is a subspace of V, ठीक है। और a subset of V that is itself a vector space। तो S span जो है अपने आप में जो है वेक्टर स्पेस होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो स्पैन का मतलब क्या होता है? मतलब फॉर एग्जांपल इसको हम समझते हैं इस 2 डायमेंशन से। तो फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशन में हमारा 2 वेक्टर है, ठीक है। तो इसका जो है स्पैन जो है सो स्पैन ऑफ सपोज करो हम अभी जो है हमारा वेक्टर स्पेस क्या है? 2 डायमेंशनल है, ठीक है। मतलब 2 नंबर रियल नंबर ही चाहिए जो है सो हमको इस स्पेस में वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो सपोज करो हमारा जो है सो स्पैन 2 डायमेंशनल है। तो स्पैन ऑफ v1 एंड v2
ये भी जो है इस टू डायमेंशन में बहुत सारे इनफाइनाइट वेक्टर लाइक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल v1 और v2 जो है सो एक स्पैन, ठीक है। तो v1 भी जो है सो एक स्पैन बढ़ाएगा, मतलब जो है एक सब स्पेस दिखाएगा। तो v1 और v2 जो है एक स्पैन को जो है सो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन एक स्पैन को डिफाइन करता है। उसी तरह जो स्पैन जो है ऑफ v1 v2 एंड v3 जो है सो भी एक स्पैन बनाएगा। लेकिन क्या जो है मैंने क्या बताया था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। अब क्वेश्चन ये उठता है जो क्या ये स्पैन और ये स्पैन डिफरेंट है? स्पैन ऑफ v1 एंड v2 इन टू डायमेंशनल स्पेस एंड स्पैन ऑफ v1 v2 एंड v3 आर डिफरेंट? नहीं, ये दोनों स्पैन जो है सो इनफैक्ट इक्वल। क्यों? क्योंकि ये v3 को जो है सो हम एज ए सम ऑफ v1 एंड v2 लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा जो ये k है, तो बेसिकली ये k जो है सो यहाँ जो है सो हम भले यहाँ पे 3 हम एक और वेक्टर ऐड करके हम k इक्वल टू 3 कर दिए, लेकिन क्योंकि v3 को हम एज ए सम ऑफ जो है सो v1 एंड v2 लिख सकते हैं, तो ये स्पैन जो है सो इक्विवेलेंट टू इस स्पैन के होगा। तो हम यहाँ वेक्टर ऐड भी करते हैं तो हमारा स्पैन जो है सो इंक्रीज नहीं करता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पैन का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब जो है सो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, लीनियर डिपेंडेंस। ये भी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कब जो है सो दो वेक्टर को जो है ग्रुप ऑफ वेक्टर को जो है सो हम इंडिपेंडेंट हैं, उसको बेसिकली हम इंडिपेंडेंस को जो है सो डिपेंडेंट के टर्म लिखना सकते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो हम 3 इक्विवेलेंट डेफिनेशन देंगे लीनियरली डिपेंडेंट का। ए सेट एस इज ए सबसेट ऑफ वेक्टर V of vectors is linearly, means a set of vectors is a linearly dependent, ठीक है। if अब यहाँ पे 3 डिफरेंट, जैसे कि मैंने तीनों ही इक्विवेलेंट डिफरेंट है। वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S, मतलब ए सेट ऑफ सबसेट ऑफ वेक्टर जो है उसमें जो है सो अगर एक एलिमेंट जो है कैन बी रिटेन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एलिमेंट। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब कोफिशिएंट एक रियल नंबर से जैसे कि स्पैन में देखे थे, तो एक वेक्टर को जो है सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स वेक्टर्स उसी सब स्पेस में अगर लिख सकते हैं तो वो डिपेंडेंट, ये ग्रुप को हम जो है सो डिपेंडेंट वेक्टर है। तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेक्टर कहलाता है, जिसमें एक वेक्टर जो है उसको हम लिख सकते हैं दूसरे रेस्ट ऑफ द वेक्टर के कॉम्बिनेशन, ठीक है। वन ऑफ द एलिमेंट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एलिमेंट। उसी का सिमिलर डेफिनेशन है, देयर एग्जिस्ट, इसी चीज को सेकेंड चीज को हम मैथमेटिकली थोड़ा कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स Vk that is एलिमेंट ऑफ सब स्पेस एज yielding, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है, इज इक्वल टू 0 वेयर Ck इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल k। तो बेसिकली जो ये फर्स्ट पॉइंट है उसी को ये कहा, देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो है सो दीज आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक्सेप्ट देन ट्रिवियल सॉल्यूशन Ck इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो है यहाँ पे Ck जो है कोई एक Ck जो है तो कोफिशिएंट जो है सो अगर सारे कोफिशिएंट 0 होंगे तो जाहिर सी बात है ये 0 होगा, लेकिन सारे कोफिशिएंट 0 ना भी है तो भी जो है सो इस तरह का अगर सेट जो है सो नॉन एम्प्टी जो है सो लीनियर कॉम्बिनेशन में होते हैं तो ये जो है सो लीनियरली डिपेंडेंट सेट। क्यों? अगर इस तरह से ये होता है, अगर हम इस तरह से इस सेट को लिख सकते हैं इक्वल टू 0, तो क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट को जो है सो आप राइट साइड में ले जाइए, सपोज करो Vk-1, तो इसमें लेफ्ट साइड से जो है सो हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो Vk-1 जो है सो को एक्सप्रेस कर सकते हैं बाकी के सेट के एलिमेंट से। तो ये हमारा पहला पॉइंट को जो है सो बेसिकली डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से जो है सो हम कह सकते हैं ये सबसेट ऑफ वेक्टर जो है सो आपका जो है सो लीनियरली
डिपेंडेंट। तीसरा स्पैन के टर्म में जो है सो हम डिफाइन करते हैं, जो है सो बेसिकली सेम चीज़ है, देयर एग्जिस्ट वेक्टर element of this subset as such that span s is equal to span s, यहाँ पे बैकस्लैश का भी मतलब जो है लीविंग दिस वेक्टर, that is we can remove a vector from s without affecting its span। अभी मैंने बताया था वेक्टर टू डायमेंशन के केस में जो हम तीसरा वेक्टर ऐड करते हैं लेकिन जो हमारा स्पैन इंक्रीज नहीं होता है, तो हम एक तीसरा वेक्टर को हटा भी दे तो भी स्पैन इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं जो है सो वो थर्ड केस वाला जो है, कहने का मतलब तीन वेक्टर का जो है सो लीनियरली डिपेंडेंट सेट, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट नहीं। लेकिन अगर v1 और v2 स्पैन और v1 और v2 वाला जो केस था उसमें अगर हम v2 को हम हटा दें तो वो स्पैन हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ जो है सो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर थे वो, समझ गए। v1 को आप जो है सो उस केस में v2 के टर्म में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लीनियरली डिपेंडेंस का केस। इसी के ठीक उलट जो है सो हम जो है सो इफ set of vector s is linearly not linearly dependent, if set of vector s is not linearly dependent then it is a linearly independent, ठीक है। तो linearly independent vector कब होगा ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी के टर्म में जो है सो हम डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस का जो है सो हम वेक्टर स्पेस का डायमेंशन डिफाइन करते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है सो वेक्टर जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है, मतलब वेक्टर के सेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वो जो है सो वो नंबर जो होता है वो डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशन में मैक्सिमम नंबर वो क्या है, तीन वेक्टर ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। चौथा वेक्टर अगर हम डालेंगे तो वो चौथा वेक्टर को जो है सो हम बाकी के तीन के सम के टर्म में जो है सो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इस वजह से जो है सो वो फिर जो है सो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो जाएगा, तो हमारा डायमेंशन 4 नहीं होगा 3 होगा, समझ गए। तो उसी तरह 2 डायमेंशन क्या होगा, मतलब जो है सो 2 वेक्टर चाहिए, मतलब कि सेट ऑफ वेक्टर में 2 ही हो सकते हैं जो ये हो सकता है। अगर तीसरा वेक्टर उसमें हम डालते हैं सेट ऑफ 3 वेक्टर इन 2 डायमेंशन प्लेन में अगर डालें तो वो तीसरे वेक्टर को जो है सो बाकी के 2 को वेक्टर के टर्म में जो है सो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो वो जो है इसीलिए डायमेंशन यहाँ पे 2 है, प्लेन का जो है सो डायमेंशन क्या होगा 2, स्पेस का डायमेंशन जो है सो 3 होगा, ठीक है। The dimension of V is the maximal size of set of linearly independent। तो समझ गए, मैक्सिमल साइज ऑफ linearly independent set S which is subset of vector V, ठीक है, such that span S is equal to V। तो V का जो है सो मैक्सिमल डायमेंशन क्या होगा, तो वो साइज होगा इज द मैक्सिमम साइज ऑफ S सच दैट S इज सबसेट ऑफ V। बेसिकली कहने का मतलब मैंने मीनिंग क्लियर कर दिया है, तो सच दैट स्पैन S इज इक्वल टू V, ठीक है। तो इसका स्पैन जो है एक भी वेक्टर डालो तो स्पैन जो है सो अगर नहीं चेंज होता है तो इसका मतलब वो नहीं। एनी सेट S सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द, और वे जो मिनिमम सेट होते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म करते हैं उसको जो है सो हम बेसिस के तरह जो है सो ट्रीट करते हैं। जैसे हमारा जो है सो 3 डायमेंशन बेसिस क्या होता है, आई जे के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमारा बेसिस होता है। तो एक 3 डायमेंशन में 3 बेसिस होगा, 2 डायमेंशन में 2 बेसिस होगा, बेसिकली डायमेंशन एंड बेसिस होता है। उसी तरह जो है सो डॉट प्रोडक्ट को जो भी है जो हम जनरलाइज कर सकते हैं, तो हर एक डायरेक्शन का जैसे कि हम जो है सो जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली सेम डायमेंशन में जो है तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो सेम डायमेंशन में उसके
कोफिशिएंट को अगर हम मल्टीप्लाई करके सम करें सारे डायमेंशन पे तो हम वो डॉट प्रोडक्ट अचीव करते हैं। तो वही जनरलाइज कंसेप्ट जो है सो हम 3 डायमेंशन से जो है n डायमेंशन पर जाए। अब n डायमेंशन में जो है सो लेंथ ऑफ वेक्टर, अब पहले क्या होता था 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के केस में हाई स्कूल में जो है सो लेंथ ऑफ वेक्टर जो है सो आपको पता होता था जो यही लेंथ ऑफ वेक्टर। यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले हम डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं, अब इसके टर्म में जो है सो हम लेंथ डिफाइन करेंगे। एक जनरल वेक्टर में क्या होता है, पहले हम डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट जो है सो जैसे कि हम 3 डायमेंशन में डिफाइन करते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही डिफाइन हो जाता है। तो n डायमेंशन में लेंथ क्या होगा, तो इसी के टर्म में जो है सो हम डॉट प्रोडक्ट के टर्म में जो है सो नॉर्म और लेंथ जो है सो कह सकते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ जो होगा उसका स्क्वायर रूट जो होगा तो लेंथ ऑफ वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये अब n डायमेंशन में भी के केस में भी जो है सो हम इस तरह से नॉर्म डिफाइन करते हैं। हमेशा याद रखो नॉर्म जो है सो एक जनरल टर्म है और लेंथ जो है सो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नॉर्म है। नॉर्म और भी नॉर्म हो सकता है, यहाँ इक्विलिडियन लेंथ हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इक्विलिडियन डिस्टेंस लेके हम चल रहे हैं जिसको हम लेंथ कह रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत तरह के डिस्टेंस होते हैं, महापोलन डिस्टेंस होता है और भी बहुत सारे होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे डेटा एनालिटिक्स। तो नॉर्म्स जो है यहाँ इक्विलिडियन डिस्टेंस और नॉर्म्स को जो है सब सिंपल रख रहे हैं, सेम दे रहे हैं, लेकिन नॉर्म एक जनरल कंसेप्ट है लेंथ का। उसी तरह एंगल जो है सो हम डॉट प्रोडक्ट जैसे हम 3 डायमेंशन के केस में डिफाइन करते हैं, यहाँ भी सेम डिफाइन करते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी, 2 वेक्टर जो है सो परपेंडिकुलर कब होगा, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है सो 0। तो हम देख रहे हैं जो n डायमेंशन में वेक्टर जो है सो बेसिकली हम कैसे जनरलाइज किए, तो डॉट प्रोडक्ट जो है सो ऐसा डेफिनेशन था जहाँ पे 3 डायमेंशन में जो डॉट प्रोडक्ट था वही चीज़ जो है सो n डायमेंशन में हम सेम रखते हैं, और डॉट प्रोडक्ट के टर्म में जो है जैसे हम लेंथ का, एंगल का और ऑर्थोगोनैलिटी जो है सो डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 वेक्टर लीनियर कब होते हैं, तो लीनियरिटी का अगर जो है सो अगर आप लोग कंसेप्ट नहीं पढ़े होंगे अभी तक, तो फॉर एग्जांपल सपोज v एंड v प्राइम है, यहाँ पे स्पेस v प्राइम और वेक्टर, ये 2 वेक्टर v और v प्राइम 2 वेक्टर स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे l जो है सो कोई एक फंक्शन है जो क्या करता है, एक वेक्टर को मतलब कि v स्पेस से v प्राइम स्पेस में जो है सो ट्रांसफॉर्म करता है। l क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन जो कि वेक्टर को v स्पेस से v प्राइम स्पेस में जो है सो ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब उस पर जो है सो फंक्शन एक्ट करता है, तो रिजल्टिंग वेक्टर जो होता है वो दूसरे स्पेस में आता होगा। ठीक है, तो ये लीनियर होगा इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 क्राइटेरिया, जो है तो ये 2 क्राइटेरिया जो है सो अगर सेटिस्फाई मीन्स L प्रिजर्व सम, ये सम को प्रिजर्व करता है, मतलब L जो है एक्ट करेगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू L इंडिविजुअली एक्ट करके जो हम सम करें, और दूसरा L प्रिजर्व स्केलर प्रोडक्ट, ये जो है सो L जो है एक्ट करेगा स्केलर मल्टीप्लाइड वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग L। तो यहाँ जो है सो यहाँ स्केलर प्रोडक्ट को जो है सो रिजर्व करता है। तो ये दोनों क्राइटेरिया जो है सो डिफाइन करता है कोई भी फंक्शन जो है सो आपका लीनियर है कि नहीं। और लीनियरिटी का एडवांटेज क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया बेसिस, एक वेक्टर को जो है सो बेसिस के टर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल होता है लीनियरिटी के ही। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई एक वेक्टर जो है तो कोई एक फंक्शन जो है तो इस वेक्टर पे एक्ट करता है। ठीक है, तो उसको हम जो है सो इस तरह से लिख सकते हैं, एल इस वेक्टर को जो है सो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्सपेंड किए हैं बेसिस पे। ठीक है, यहाँ ई के जो है सो हमारा बेसिस है और इस बेसिस पे जो है ए के जो है सो कोफिशिएंट, तो हम एक वेक्टर को ए को इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड बेसिस। अब जो है सो लीनियरिटी के कारण जो है सो हम क्या होता है, सम प्रिजर्व होता है, तो हम L को जो है समीशन से पहले लिया। क्यों, क्योंकि लीनियरिटी ये एश्योर करता है जो हम सम को प्रिजर्व करें। ठीक है, और जो है सो लीनियरिटी जो है सो फिर जो है सो अब स्केलर को जो है सो हम L से पहले ले आए। अब L को जो है सो हम
स्केलर कोफिशिएंट है उससे बाद में लिया है। क्यों? क्योंकि ये जो है सो लीनियरिटी ये एज्यूम करता है, एश्योर करता है जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट वीक रिजल्ट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो किसी वेक्टर पे एल जो अप्लाई करते हैं, मतलब एक फंक्शन जो अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली वो इक्विवेलेंट है उस फंक्शन को जो है सो हम सिर्फ बेसिस फंक्शन पे अप्लाई करें। तो हम एक वेक्टर पे कोई भी फंक्शन अप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या होगा वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं जस्ट अप्लाइंग दैट वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेस और जो है कोफिशिएंट है उसका योगदान से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम जब अप्लाई करेंगे तब जो है सो ये। तो ए लीनियर ऑपरेटर एल, ऑपरेटर कह लो या फंक्शन कह लो, जो भी कह लो, फंक्शन भी ऑपरेट करता है, माइन्यूट डिफरेंस होता है, अभी के लिए जो है सो हम एज्यूम करते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो ए लीनियर ऑपरेटर एल ऑन आर एन इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय इट्स एक्शन ऑन द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर। मतलब जो है सो ए लीनियर ऑपरेटर जो है इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय इट्स एक्शन ऑन द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर। तो इस तरह से जो है सो हम क्रूशियल कंसेप्ट वेक्टर का जो है सो अभी एज ए वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा है जो मैं वेक्टर जो है सो डेटा एनालिटिक्स में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो ये एग्जांपल हम देखते हैं, इस तरह से हमारा डेटा होता है। ठीक है, जो हम जो है सो डेटा इस तरह से हम पांडास में देखें जो है सो डेटा फ्रेम इस तरह का होता है। तो इसमें क्या होता है, रो नंबर ऑफ डेटा होते हैं 1 2 3 4 जैसे यहाँ पे है, और ये कॉलम में जो है सो उस डेटा के फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो डेटा को एनकोड करते हैं, ये जितने भी फीचर्स हैं उसको कोई नंबर से हम इनकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो पर्टिकुलर डेटा जो है, पर्टिकुलर डेटा को जो है सो हम डिफाइन कर सकते हैं टपल ऑफ दैट नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर्स हैं, पर्टिकुलर डेटा को जो है सो ये हम 5 नंबर से जो है सो डिफाइन कर सकते हैं, टपल ऑफ 5 नंबर। तो इस तरह से जो है सो 5 डायमेंशनल स्पेस में ये डेटा जो है सो आपका एक पॉइंट की तरह है। ठीक है, तो उसी तरह जो है सो यहाँ पे जो है सो फॉर एग्जांपल आपका जो है सो डायमेंशन यहाँ पे 4 डायमेंशन, ये की है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये 4 डायमेंशन जो है सो यहाँ पे है। इस 4 डायमेंशनल स्पेस में एक पर्टिकुलर डेटा जो है सो एक पॉइंट की तरह है। तो हम डेटा को ज्योमेट्रिकली जो है सो विजुलाइज कर सकते हैं। उसी कंसेप्ट पे फिर जो है सो हम बाकी के एल्गोरिथम जो है सो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है सो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डेटा को क्लासिफिकेशन। तो n डायमेंशन में जो है सो बेसिकली क्लासिफिकेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, ये हम प्लेन सर्च कर रहे होते हैं, प्लेन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम ये प्लेन जो है सो कैलकुलेट कर लिए तो हम जो है सो क्लासीफाई कर सकते हैं। तो प्लेन अगेन ये प्लेन को डिफाइन करने का मतलब जो है ज्योमेट्री में पे आ गया। तो ये ज्योमेट्री कैसे पॉसिबल है, वेक्टर से। आप वेक्टर का यूज़ करके ज्योमेट्री 11th 12th में आई थिंक पढ़ चुके होंगे। तो बेसिकली यहाँ हम जनरल वेक्टर का यूज़ करेंगे। तो इससे जो है सो यहाँ हम देख रहे हैं जो प्लेन फाइंड करना है क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम। दूसरा क्लासिफिकेशन जो कि हम सपोर्ट वेक्टर मशीन कहते हैं, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो दो ये अलग टाइप ऑफ डेटा ग्रुप है और ये अलग टाइप ऑफ डेटा ग्रुप, तो इन दोनों के बीच में जो है सो मैक्सिमम मार्जिन जो है सो ये मार्जिन एरिया है, इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं। तो बेसिकली ये भी एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगेन ये जो है सो यहाँ पर हमारे वेक्टर का कंसेप्ट काम आएगा। तीसरा जो है सो एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपका डायमेंशनल रिडक्शन। जो जब हम रॉ डेटा इकट्ठा करते हैं तो बहुत सारे फीचर ऐसे होते हैं जो हमारे कैलकुलेशन में ज़्यादा इरेलीवेंट होते हैं। ठीक है, रिडंडेंट होते हैं, लेकिन वो जो है सो डायमेंशन रिड्यूस करने से, नंबर ऑफ फीचर रिड्यूस करने से हमारा कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसको हम कर्व ऑफ डायमेंशन भी कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। तो हमारा वन ऑफ द बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन, डेटा प्रिपरेशन का स्टेप है जो इस डायमेंशन को रिड्यूस किया जाए, बिल्कुल ही रेलिवेंट मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशन यूज़ करें, ताकि जो है सो हमारा इंफॉर्मेशन भी नहीं लॉस हो
और कैलकुलेशन भी आसान। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का डेटा है, तो हम इस तरह के डेटा में देख सकते हैं ये डेटा जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है सो ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, और स्प्रेड जो है सो इस डायरेक्शन में जो है सो कम कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हमारा एक्सिस ये है, ठीक है, तो क्या है, सारे पॉइंट को जो है सो हम एक्स और वाई के टर्म में जो है सो डिफाइन करेंगे। अगर इस एक्सिस को मैं ऐसे रोटेट कर देता हूँ, ऐसे रोटेट कर दिया, ये नया एक्सिस को रोटेट कर, अगर ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट आ गया यहाँ पे एक्सिस का रोटेशन, तो तब जो है सो हम देख सकते हैं जो जितने भी डेटा है वो एक्स कंपोनेंट पे जो है सो ज़्यादा कंपोनेंट लाई करता है और वाई पे जो है सो बिल्कुल मार्जिनल कंपोनेंट लाई करता है। तो इस चीज़ को, इसके जो है कंपोनेंट है यहाँ पे वाई प्राइम को जो है सो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जो है डेटा का कंपोनेंट बहुत कम है जिसको कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और हम सिर्फ जो है एक्स प्राइम जो है सो एक डायमेंशन रखेंगे, उसी से काम चल जाएगा। ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ ये डायमेंशन दी जाएगी, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है। ये हमारा एक्स प्राइम क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट, ज़्यादातर डेटा का मैक्सिमम कंपोनेंट जो है सो एक्स प्राइम है, ठीक है। इस तरह से हम डायमेंशनल रिडक्शन करते हैं। तो हम देख रहे हैं जो डेटा एनालिटिक्स में या मशीन लर्निंग में जो है सो लीनियर अलजेब्रा जो है सो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आगे 2-4 दिनों में जो है सो हम इसको और भी एग्जाम्पल से समझेंगे, प्रैक्टिकल से समझेंगे। जैसा कि इस कार्टून में हम देख सकते हैं, एक्चुअली मशीन लर्निंग ये अगर इस कार्टून को पढ़ें हम, दिस इज योर मशीन लर्निंग सिस्टम्स, ये पूछता है, यप यू पोर द डेटा इनटू दिस बिग पाइल ऑफ लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, पाइल ऑफ लीनियर अलजेब्रा, एंड देन कलेक्ट द आंसर ऑन द अदर साइड। मतलब ये जो है सो लीनियर अलजेब्रा का पाइप है, समझ के, पाइल है, इस पे आप डेटा फीड करते हो और जो है यहाँ पे हम आंसर अचीव कर लो। बेसिकली जो है पाइल इसलिए यहाँ पे कहा गया है क्योंकि जो है सो मशीन लर्निंग के, नॉट डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग का वैसे के सेंस में जो है सो ये हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट जो करते हैं। लेकिन अगेन आपको जो है सो लीनियर अलजेब्रा का समझ होगा, प्रोबेबिलिटी का समझ होगा, तो हम जल्दी जो है सो एक मॉडल, अच्छा मॉडल बनाएंगे। वैसे ये प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट जो है सो ट्राई करो, फिर से रिजल्ट देखो, नहीं इम्प्रूव है तो फिर जो है सो अपने मॉडल में चेंज करो, इस तरह से चलते रहता है। जैसे व्हाट इफ द आंसर्स आर रॉन्ग, ये दूसरा क्वेश्चन पूछता है, तो ये इसका सिंपल सा रिप्लाई है, जस्ट स्टेट द पाइल until they start looking right। तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है मशीन लर्निंग। तो इस तरह से हम देखते हैं मशीन लर्निंग में जो है सो डेटा एनालिटिक्स, लीनियर अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग जो है सो अभी 4th सेम जैसे खत्म हुआ तो लीनियर अलजेब्रा पे मास्टरी करो। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा बुक होता है कंप्यूटर साइंस के लिए, स्टूडेंट के लिए, गिलबर्ट स्ट्रैंग का बुक है, और भी बहुत सारे बुक हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए गिलबर्ट स्ट्रैंग का एक अच्छा बुक है, तो वो बुक आप लोग ले सकते हो मेरे से। तो अभी से लीनियर अलजेब्रा के टर्म में जो है सो आगे मैं इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स में हो या फिर वेक्टर ग्राफ प्रॉब्लम जो है सो सॉल्व करना हो, बहुत सारे चीज़ें लीनियर अलजेब्रा का यूज होता है। इनफैक्ट जो है सो सबसे ये गूगल का पेज रैंकिंग जो है सो एल्गोरिथम जो है सो बेसिकली बेस्ड ऑन ऑल मैट्रिक्स अलजेब्रा, और मैट्रिक्स भी इज ए काइंड ऑफ वेक्टर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए